इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स में आज अपन वीडियो नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ये टॉपिक सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके अंदर इस टॉपिक में से निश्चित रूप से 1 अंक का प्रश्न मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विमाएँ किसे कहते हैं और किसी भी भौतिक राशि की जो विमा है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन विमाओं के उपयोग क्या हैं और इन सीमाओं की त्रुटियां, इन विमाओं की डीमेरिट्स क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में विमाओं का जो टॉपिक है उसको अपन 100% कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि को कैलकुलेट करने के लिए, उसका मात्रक बताने के लिए 3 तरह की आपने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी। एक आप लोगों ने पढ़ी थी CGS पद्धति, दूसरी आपने पढ़ी थी MKS पद्धति और नंबर 3 पे पढ़ा था आपने FPS। और आपने पढ़ा था कि जो आपकी MKS पद्धति है उसी को आगे चल करके SI द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का नाम दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो SI पद्धति है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम। लिखित परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, अर्थात इस पद्धति से एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग होता है। SI जो पद्धति है इसके अंदर इस तरह से इनका चुनाव किया गया है कि पूरे विश्व के अंदर एक भौतिक राशि, मान लीजिए अगर आपके पास लंबाई है तो उसका केवल एक ही मात्रक लिया गया है, मीटर। वैसे तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन SI पद्धति की जब अपन बात करेंगे तो पूरे विश्व के अंदर इसका एक ही मात्रक लिया गया है। इससे समानता बनी रहेगी। आगे चलते हैं। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित होता है। मात्रक की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी 1 मीटर अगर किसी वस्तु की लंबाई है तो वो हर एक परिस्थिति के अंदर 1 मीटर ही रहेगी, यानी इस मात्रक की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये जो मात्रक है यह अच्छी तरह से उपलब्ध मानकों के ऊपर है, यानी इनके जो मानक हैं, इनकी जो लंबाइयां हैं, इनके जो माप हैं वो हर एक जगह, हर एक देश के अंदर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। यह मात्रकों की संबंध पद्धति है, अर्थात इस पद्धति में सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रकों के गुणा एवं भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो मूल मात्रक हैं, यदि आप बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की, तो जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनको आप आसानी से मूल मात्रकों का आपस में गुणा और भाग करके आप व्युत्पन्न मात्रक हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न है वो आपको थ्योरेटिकल एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। आगे कहता है ये सभी मात्रक सुपरिभाषित हैं, यानी अच्छी तरह से परिभाषित हैं, इनमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है और पुनः स्थापित होने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि बाई चांस अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर कहीं पे चेंज हो जाती है तो इन्हें अपन पुनः स्थापित कर सकते हैं, दोबारा इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। यह मैट्रिक या दशमलव पद्धति है, यानी इनके जो मान हैं वो दशमलव संख्या के रूप में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। SI पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोग की जा सकती है। विज्ञान की सभी शाखाएं, यानी SI पद्धति का जो मान है वो भौतिक विज्ञान में, गणित में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, हर प्रकार की शाखाओं के अंदर इस SI पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु MKS को केवल यांत्रिकी में प्रयोग किया जा सकता है। MKS पद्धति है इसको केवल और केवल मैकेनिक्स के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, बट SI पद्धति है इसको विज्ञान की सभी शाखाओं के अंदर प्रयोग लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बार बार वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके इनको जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए। कक्षा 11 की परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि विमाएँ क्या होती हैं और विमाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, इनका विश्लेषण अपने को करना है। देखिए, विज्ञान का स्टूडेंट या फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को हर एक भौतिक राशि की जो विमा है, डायमेंशन है, वो अच्छी तरह से निकालनी आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में विमाओं के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो पढ़ने के बाद में आपको जीवन में कभी भी विमाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, भौतिक राशियों को मूल मात्रक, मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? आपने पढ़ी हैं कि सर 7 मूल भौतिक राशियां हैं।
तो यदि किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के अंदर, और मूल मात्रकों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले मात्रक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं सर? द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। बाकी की जो 4 मूल भौतिक राशियां हैं इनका उपयोग कम होता है। तो भौतिक राशियों को मूल मात्रक कौन कौन से? m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ और t का मतलब टाइम, इनके रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को भौतिक राशि की विमा कहते हैं। आप देखते हैं कि मान लीजिए मुझे क्षेत्रफल लिखना है, तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर मैं इसको द्रव्यमान, लंबाई और समय के फॉर्मेट में लिखूं तो इसमें मेरे पास केवल लंबाई आएगी और लंबाई के ऊपर पावर कितनी लगेगी? 2 लगेगी। तो ये जो l स्क्वायर है वो क्षेत्रफल की विमा हो जाती है। तो इसी तरीके से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपकी विमाओं की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आगे कहते हैं कि किसी भौतिक राशि की विमा वह प्रत्येक मूल मात्रक को अंग्रेजी के एक बड़े अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं। लंबाई है तो उसको l के रूप में लिखेंगे, द्रव्यमान को मास कहते हैं तो m के रूप में लिखेंगे, समय को अपन टाइम, इंग्लिश में टाइम कहते हैं तो इसको अपन t के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मूल मात्रक हैं उनको अंग्रेजी के एक बड़े अक्षर के रूप में व्यक्त करते हैं तथा उसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इनको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। भौतिक राशियों की विमा उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। देखिए, विमा जो है, विमा हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप किसी भौतिक राशि को CGS पद्धति में लिख रहे हो, MKS में लिख रहे हो या फिर FPS में लिख रहे हो, उसकी विमा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये विमाओं की कुछ विशेषताएं हैं। शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है। मान लीजिए आपने कभी वेग में वेग का भाग लगाया तो वेग का मात्रक और वेग का मात्रक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे अपन कहते हैं अनुपात। ठीक है, जैसे आप लोगों ने द्रव्यमान को द्रव्यमान से डिवाइड किया तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। ऐसी राशियों को अपन विमाहीन राशि कहने वाले हैं। जैसे कक्षा 10 में आप लोगों ने अपवर्तनांक पढ़ा होगा। जब आपने प्रकाश के अपवर्तन की बात करी थी तो आपने कहा था कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स में इसे एन से भी लिखा जाता है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट राशियां हैं, अपवर्तनांक हो गया, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का मतलब हो गया किसी वस्तु के घनत्व में घनत्व का भाग लगाना। तो घनत्व से घनत्व का मात्रक या फिर इसकी विमा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये विमाहीन राशि हो जाएगी। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, यहाँ पे हालांकि केवल cos थीटा लिखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने अनुपात जो पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब के सब विमाहीन राशि हैं। पाई आप जानते हैं कि सरल कोण को प्रदर्शित करता है, इसका मान रेडियन में होता है, लेकिन इसका कोई विमा नहीं होती है। कक्षा 11 में आप एक अलग प्रकार की भौतिक राशि पढ़ने वाले हैं, विकृति। हालांकि मैं अब आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे उस समय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विकृति किसे कहते हैं और विकृति की विमा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी राशियाँ जो हैं वो विमाहीन राशियाँ होती हैं। आगे कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा है, इसकी विशेषता है कि समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। यदि समान विमाएं हैं तो ही आप उनको केवल जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अलग अलग विमाओं को आप ना तो जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये और 50 पैसे हैं, तो अगर मैं आपसे जोड़ने के लिए कहूँ तो क्या आप इनको 50 और 5 55 कह सकते हैं, 55 कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनके मात्रक अलग अलग हैं। तो जिस प्रकार से अलग अलग मात्रकों को जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से अलग अलग विमाओं को भी जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। इसके लिए आप लोगों को उनकी विमाएं जो हैं वो समान होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। अगर आप जोड़ेंगे किन्हीं दो राशियों को जिनकी विमाएं समान हैं, अगर आप उनको घटाएंगे तो भी उनकी विमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल संख्यात्मक वैल्यू चेंज हो जाती है।
जैसे 5 रुपये में से अगर आप 2 रुपये माइनस करते हैं तो आपके पास जो आंसर मिलेगा उसमें आप लिखेंगे 3 रुपये। तो यहाँ पे मात्रक चेंज नहीं हो रहा है, केवल संख्यात्मक मान चेंज हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास दो समान विमाओं की राशियां हैं, उनको अगर आप जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो केवल और केवल उनका जो संख्यात्मक मान है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उनकी जो विमाएं हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे जैसे आप इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे ये सभी बिंदु जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको फील होने वाले हैं। आगे चलते हैं। किसी भौतिक समीकरण के लिए विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई एक विमीय समीकरण लिख रहे हो, विमाओं के रूप में कोई समीकरण लिख रहे हो, तो उस समीकरण में जितने भी पद आप काम में ले रहे हो, जितने भी उसके पार्ट हैं, वो सारे के सारे पार्टों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर उनकी विमाएं समान नहीं हैं तो वो समांगता का सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। यानी अगर उन सभी पदों की विमाएं समान हैं तो इसे अपन विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के अपन इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर है, जिससे आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई लगाएंगे और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे अपन वर्ग मीटर भी कहते हैं। अब यदि लंबाई और चौड़ाई के मूल मात्रकों को एल के द्वारा व्यक्त किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबाई जो होती है वो भी मीटर में है तो इसको एल से लिखेंगे, और चौड़ाई जो है वो भी एक तरह की लंबाई ही है, और लंबाई को अपन किससे लिख रहे हैं? एल से लिख रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास क्षेत्रफल जो है उसको अपन एल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। हालांकि इसका मात्रक मीटर स्क्वायर है, इसका मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर है, इसका जो मात्रक है वो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसका जो मात्रक है वो किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बट विमा जो है वो हर एक मात्रक पद्धति के अंदर समान रहती है, विमा कभी भी चेंज नहीं होती है। अतः क्षेत्रफल की जो विमा है वो एल की घात 2 हो जाएगी। अभी आपने पढ़ा था कि विमा जो है वो केवल और केवल घात को कहते हैं, तो यहां पे लंबाई की जो विमा है वो आपकी 2 हो जाती है। किसी भौतिक राशि को आपके पास मान लीजिए कोई भौतिक राशि Q है, उस भौतिक राशि को m के पदों में, हो सकता है उसके अंदर द्रव्यमान आए, हो सकता है उसमें लंबाई आ जाए और हो सकता है उसमें समय आ जाए। मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए उन्हें निम्न समीकरण के अनुसार लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास जैसे बल है, आप बल को लिखना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि सर बल का फॉर्मूला F बराबर m में होता है। m का मतलब द्रव्यमान है और a का मतलब क्या है? a का मतलब है सर त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को मैं m से लिखता हूं और त्वरण का मात्रक होता है सर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो द्रव्यमान है इसको मुझे किससे लिखना चाहिए? किलोग्राम से लिखना चाहिए। तो बल के मात्रक की बात कहेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। लेकिन अगर अपन इसकी विमा लिखेंगे तो किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है, तो इसको हम द्रव्यमान को m लिखेंगे और m की पावर 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से आगे लंबाई यानी मीटर है तो लंबाई को अपन L से लिखेंगे, इसकी पावर 1 आ जाएगी। और जो सेकंड है, समय जो है वो बटा में है, और आप लोगों ने लघुगणक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बीजगणित के अंदर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि जब बटा की पावर ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। तो m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -2, ये आपकी बल की विमा हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भौतिक राशि Q ले रखी है, उस Q को आप द्रव्यमान के रूप में, लंबाई के रूप में और समय के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो द्रव्यमान की घात कुछ भी हो सकती है, द्रव्यमान की जो घात है वो कुछ भी हो सकती है, लंबाई की घात कुछ भी हो सकती है और समय की घात कुछ भी हो सकती है। तो किसी भी भौतिक राशि Q को m, L और t के पदों में जब आप व्यक्त करेंगे तो जो आपका समीकरण बनेगा वो बनेगा m की पावर a, L की पावर b और t की पावर c। जैसे बल के फॉर्मूले में इसकी विमा आई थी m1, L1 और t-2, तो यहाँ पे a की जगह 1 हो जाएगा, b की जगह 1 हो जाएगा और t की जगह -2 हो जाएगा, और इसे बड़े ब्रैकेट में लिखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से यह बल की विमा हो जाती है।
तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण कहते हैं। विमा के रूप में आपने इसका इक्वेशन बना दिया, तथा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c को भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र कहते हैं। अगर आपने बराबर लगा करके एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बना दिया, तब तो ये कहलाएगी समीकरण। और केवल अगर आप इसको m, l और t की घात के रूप में लिख रहे हैं तो इसे अपन कहते हैं विमीय सूत्र। और इनकी जो घातें हैं a, b और c, उन घातों को अपन क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को इन बातों को फील करना होगा। यदि आप समीकरण के रूप में लिख रहे हैं बराबर लगा करके, तो इसे अपन कहेंगे विमीय समीकरण। यदि आप m, l और t के घात के रूप में लिख रहे हैं तो इसे अपन कहेंगे विमीय सूत्र। और ये जो घातें हैं a, b और c, इनको अपन क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। भौतिक राशि का यह सूत्र बताता है कि राशि के व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं तथा इनकी घातें कितनी हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपन एक क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल के अंदर जो मूल भौतिक राशि है उसमें से द्रव्यमान नहीं आता है, केवल लंबाई का वर्ग आता है और समय नहीं आता है। तो विमा को देख करके आप ये बता सकते हैं कि इस व्युत्पन्न मात्रक के अंदर कौन कौन से मूल मात्रक आप लोगों के पास आए हैं, कौन कौन से मूल मात्रकों के द्वारा यह जो विमीय सूत्र है वो बनाया गया है। अब नीचे अपन कुछ अलग अलग भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पढ़ने वाले हैं। कक्षा 11 और कक्षा 12 पास आउट कर चुके हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ें। लेकिन अगर आप कक्षा 11 में अभी प्रवेशित होकर के आपने विज्ञान विषय लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको एक भी विमा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक भी विमा याद नहीं करनी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे से आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, आप लोगों के पास एक एक करके नई नई भौतिक राशियां आने वाली हैं। भौतिक राशियां आएंगी तो उनके सूत्र भी आएंगे, अगर सूत्र आएंगे तो उनके मात्रक भी आएंगे, और मात्रक आएंगे तो मात्रकों का उपयोग करके आप विमा लिखना अच्छे से सीख जाएंगे। बेसिकली इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप लोगों को विमा बनाना आना चाहिए, ज्ञात करना आना चाहिए। आप 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, तब आपको इन सभी भौतिक राशियों की विमाएं सीखनी चाहिए, एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको एक भी भौतिक राशि की विमा जो है वो याद नहीं करनी है, याद हो जानी चाहिए ज़बरदस्ती। चलिए पढ़ते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर लंबाई है, लंबाई कहीं भी आएगी, चौड़ाई कहीं भी आएगी, ऊंचाई कहीं भी आएगी, गहराई आएगी, दूरी आएगी या फिर विस्थापन आएगा। ये सभी जो भौतिक राशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ लंबाई को प्रदर्शित करती गई हैं। यहाँ पे हालांकि इनके नाम अलग अलग हैं। ऊंचाई का मतलब भी एक तरह की लंबाई है, ऊंचाई को भी आप मीटर में नापेंगे, गहराई को भी आप मीटर में नापेंगे, दूरी, विस्थापन, इन सभी को आप मीटर में नापेंगे। तो इन सभी राशियों का जो सूत्र है वो मीटर, इसका जो मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। और जब अपन इसकी विमा लिखेंगे तो m की पावर तो द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो m की पावर 0, लंबाई यहाँ पे है तो l की पावर 1, और टाइम नहीं है यहाँ पर, इसलिए t की पावर 0 आ जाएगी। आगे चलते हैं। नंबर 2 पे अपने पास अगली भौतिक राशि आती है, वो है क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल, यदि आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर आएगा, यदि आप बेलन का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो 2 पाई आर एच आएगा, यदि आप गोले का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आप यदि वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप आयत का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई आएगा। तो कुल मिलाकर के सब में लंबाई का स्क्वायर आ रहा है, सब में आर और एच, लंबाई इंटू लंबाई, त्रिज्या का स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो चाहे किसी भी आकृति का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, मीटर स्क्वायर आएगा। इसमें ना तो द्रव्यमान है ना इसमें समय है, केवल और केवल लंबाई है, इसलिए इसकी जो विमा है वो m0, l2 और t0 बन जाएगी। इसी तरह से आप आयतन ले लीजिए। किसी भी भौतिक राशि का जब आप आयतन निकालते हैं तो उसका जो मात्रक है वो मीटर क्यूब लगता है। द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, केवल लंबाई है, तो इसे मीटर क्यूब के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं।
आगे चलिए, कुछ कुछ अपन अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप जो नए स्टूडेंट हैं वो इनको अच्छी तरह से सीख सकें। बाकी पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको तो 1 सेकंड में देखते ही पता चल जाएगा। घनत्व किसे कहते हैं? बेसिकली घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मतलब क्या है? अब की बार आपके पास m की पावर 1 आने वाली है क्योंकि द्रव्यमान है, और आयतन जो है वो बटा में है। और आपने पढ़ा है कि आयतन को आप मीटर क्यूब से लिखते हैं, तो मीटर क्यूब से लिखने के लिए आयतन की विमा L क्यूब हो जाएगी, और जब ये L क्यूब अंश में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो L की पावर -3 हो जाएगी। समय इसमें नहीं है तो T की पावर 0 रह जाएगी। क्लियर है? आगे और चलते हैं। प्रारंभिक कुछ भौतिक राशियां हैं, इनकी विमाएं लिखने का, सीखने का अपन प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है आपका वेग कह दीजिए या चाल कह दीजिए। सूत्र क्या होता है? अगर आप वेग कहेंगे तो सर विस्थापन बटा समय, अगर आप चाल कहते हैं तो इसका फॉर्मूला सर दूरी बटा समय होता है। तो चाहे विस्थापन कह दो या दूरी कह दो, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बटा में क्या है? समय, यानी समय को आप t लिखेंगे, तो इसकी जो विमा है वो L1 t-1 हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली m को भी, द्रव्यमान को भी हमें इसके साथ लिखना होगा। अगर द्रव्यमान नहीं आ रहा है तो द्रव्यमान की घात, m की घात यहाँ पे अपन 0 लगा देंगे। तो ये जो चाल या वेग है इसकी विमा m0 L1 t-1 हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में आपने कक्षा 9 में, देखिए यहाँ पे मैं केवल वही भौतिक राशियां पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल वही विमाएं सिखा रहा हूँ जो आपने कक्षा 9 में अच्छी तरह से पढ़ी हैं। आपने रेखीय संवेग पढ़ा है। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान, मान लीजिए आपके हाथ में कोई गेंद है और उस गेंद का द्रव्यमान m है, और अगर आप इस गेंद को आगे की तरफ फेंकते हैं, किस वेग से फेंकते हैं? v वेग से फेंकते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो वेग है, इन दोनों का गुणनफल संवेग कहलाता है। कक्षा 9 में आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कक्षा 11 में आप संवेग को दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेखीय संवेग की विमा की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान की विमा तो m1 लग जाएगी, और वेग जो है, वेग की विमा अभी आपने पढ़ी थी सर, वेग जो होता है वो मीटर बटा सेकंड होता है। मीटर को हम लिखेंगे L1 से, और समय को लिखेंगे, बटा में समय है तो बटा में तो t1 लिखेंगे, लेकिन जब t ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास रेखीय संवेग की जो विमा है वो m1 L1 t-1 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को विमाएं निकालना, विमाएं तैयार करना समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे अलग अलग भौतिक राशियां जुड़ती जाएंगी, और धीरे धीरे करते करते आप हर एक भौतिक राशि की विमा निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए 2-4 टॉपिक्स के बारे में और प्रयास करते हैं। त्वरण क्या होता है? सर त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था। सर त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। हालांकि सर इसमें द्रव्यमान नहीं है। मैं दोबारा बता दूं कि बेटा ये जो स्मॉल m आपने लिखा है ये कैपिटल M नहीं है, ये मीटर है जो कि लंबाई L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L/T की पावर 2 लगेगा, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर 0 आ जाएगी, लंबाई 1 आ जाएगा, और बटा में t की पावर 2 है जो ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 बना देगा। तो त्वरण की जो विमा है वो m0 L1 t-2 बन जाएगी। आप इनको 5 बार 10 बार जब लिखेंगे, इवन मैं कहता हूँ कि आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जब बहुत धीरे धीरे पूरी 11th क्लास पढ़ेंगे, 11th क्लास जब आपकी पूरी हो जाएगी तो त्वरण की विमा आपको बिना 1 सेकंड गवाए ही तैयार हो जाएगी। जैसे अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में उनका एक चित्र आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप 11वीं क्लास पास कर लेंगे तो एक सिंगल माइक्रो सेकंड के अंदर त्वरण का नाम लेते ही आपके नज़रों में त्वरण की जो विमा है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी राशियों की जो विमाएं हैं वो आप सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को कुछ समय के लिए रोक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप एक एक भौतिक राशि, गुरुत्वीय त्वरण g होता है जिसका मात्रक मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। सर यहाँ से हम इसकी विमा निकाल लेंगे।
बल क्या होता है? सर बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो पहले द्रव्यमान की विमा में केवल m लिखेंगे और त्वरण की विमा अभी आपने पढ़ी है L1T-2, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इन दोनों को जब आप गुणनफल करेंगे, देखिए द्रव्यमान की और त्वरण की विमाएं अलग अलग हैं, तो यदि अलग अलग विमाओं की संख्याएं हैं, भौतिक राशियां हैं, तो उनको आप गुणा कर सकते हैं, उनका आप भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि द्रव्यमान की और त्वरण की विमाओं का योग कीजिए, तो आप योग नहीं कर पाएंगे, घटाव बाकी जो सब्सट्रैक्शन है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अलग अलग विमाओं का केवल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या फिर डिवाइडेशन हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद में आवेग, जिसे बल इंटू समय कहते हैं। अभी 11वीं क्लास के स्टूडेंट को फीलिंग नहीं आएगी कि सर आवेग क्या होता है। आप केवल इसका सूत्र एक बार पढ़िए, बल इंटू समय होता है, बल इंटू समय से आप इसकी मात्र विमा बनाने का प्रयास कीजिए। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ऊपर बल की विमा बटा में क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा जब ऊपर जाएगी तो L की पावर -2 हो जाएगा। और पहले से यहाँ पे क्या है? L की पावर 1 है, तो ऊपर L की पावर 1 है, नीचे से L की पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, और इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो सर L की पावर -1 शेष रह जाएगी। ठीक है, ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, कार्य ऊर्जा है, शक्ति है, ये सब कक्षा 11 की फिजिक्स के अंदर धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कक्षा 11 के स्टूडेंट नहीं जानते हैं। बल बटा लंबाई, चैप्टर नंबर 12 जब आप पढ़ेंगे तब आपके सामने पृष्ठ तनाव भी आप अच्छे से सीखने वाले हैं। बल बटा लंबाई, बल की विमा आप जानते हैं, लंबाई की विमा आप जानते हैं, अच्छे से इनको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को, चाहे आप 11th क्लास के नए स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास पास आउट के स्टूडेंट हो, आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हर परीक्षा में विमाओं से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। चलें आगे। ओके, विमीय समीकरणों के उपयोग, ये जो विमीय समीकरण हैं इनके उपयोग क्या क्या हैं? देखिए, विमीय समीकरणों का जो उपयोग है, इनसे संबंधित प्रश्न कक्षा 11 की परीक्षा में भी आएंगे, और कक्षा 12 पास आउट करने के बाद में जब आप नीट का एग्जाम देंगे या IIT JEE का एग्जाम देंगे, उस समय आपसे यहाँ से प्रश्न आने की, न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो को यदि आप एंड तक पढ़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि विमीय समीकरणों का उपयोग करना आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। विमीय समीकरणों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला उपयोग, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। देखिए, 12th क्लास पास आउट के जो स्टूडेंट होते हैं उनका अक्सर मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमें एक राशि को एक विमा से दूसरी विमा में बदलना नहीं आता। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। एक भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको आप एक मात्रक पद्धति से, जैसे लंबाई है उसको आप मीटर से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं विमाओं का उपयोग करके। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है, CGS पद्धति का जो मात्रक है, तो आप इसको MKS से CGS में, MKS से FPS में, किसी भी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आप बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, और आज अपन इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। दूसरा उपयोग क्या है? किसी भौतिक राशि की सत्यापन की जांच करना। मान लीजिए आपके पास किसी भौतिक राशि का सूत्र दे दिया, जैसे आप लोगों को सूत्र दे दिया सर बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो आप विमाओं का उपयोग करके और इस सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या ये सूत्र सही है या नहीं है। 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नंबर 3 पे आता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अर्थात सूत्र स्थापित करना। जैसे एक भौतिक राशि है और दूसरी भौतिक राशि है, उनके बीच में क्या संबंध होगा, उनका क्या सूत्र बनेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर mgh। क्लियर है? m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सत्यता की जांच आप कर सकते हैं, और ये जो सूत्र है इसकी स्थापना भी आप लोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो मूल राशियां इस सूत्र में नहीं आती हैं उनकी विमा शून्य होती है। कोई भी भौतिक राशि,
मान लीजिए जैसे इसमें समय नहीं आया, समय नहीं आया तो इसकी विमा क्या लगेगी, 0 लगेगी। बात समझ में आ रही है। कोई भी मूल राशि अगर उस सूत्र में नहीं है तो उसकी विमा आप लोगों को 0 लेकर के चलनी है। आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि व्युत्पन्न मात्रक किन किन मूल मात्रकों पर तथा किस प्रकार से निर्भर करता है। अपन इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आप विमाओं के द्वारा ये अच्छे से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल की विमा अभी आपके पास आई सर M1 L1 और T-2। तो इस विमा के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि जो बल होता है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, बल होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, और बल होता है वो समय के वर्ग के, और माइनस लगने का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि माइनस लगने का मतलब है ये जब बटा में जाएगा तो टी का स्क्वायर बनेगा, और टी का स्क्वायर बनेगा इसका मतलब बल जो है वो समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को उपयोग करके आप ये समझ सकते हैं कि विमाएं हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए, विमाओं का जो सबसे पहला उपयोग था के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, इसको अपन सीखते हैं। इसके बाद में इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स अपन पढ़ने वाले हैं, और ये न्यूमेरिकल और ये टॉपिक सभी प्रकार की परीक्षाओं के, देखिए मैं बार बार कह करके इन चीज़ों को थक गया हूँ कि बेटा ये बेहद महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आपको बहुत सिंसियरली लेना चाहिए। जो मात्रक है वो आपको U दे रखा है और उसका आंकिक मान n है। आपने पहले पढ़ा है कि मात्रक और आंकिक मान जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि मात्रक की वैल्यू बढ़ेगी तो आंकिक मान घटेगा, और यदि मात्रक की वैल्यू घटेगी तो आंकिक मान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मात्रक मीटर है तो उसका आंकिक मान कम होगा, और यदि आप मात्रक को मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो आप जानते हैं कि सर सेंटीमीटर जो होता है उसकी वैल्यू मीटर की तुलना में कम होती है, लेकिन जैसे ही उस मात्रक को मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जो 1 मीटर की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज होकर के 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि मात्रक जो होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा मात्रक U दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। और n को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी NU, यानी n इसका संख्यात्मक मान है और U इसका मात्रक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो कोई भी एक कांस्टेंट लगेगा। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि सर संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का गुणनफल जो है वो एक कांस्टेंट के तुल्य होता है, नियत राशि के तुल्य होता है। आगे कह रहा है कि यदि किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में मात्रक U1 है, मान लीजिए लंबाई को लेकर के चल लेते हैं अपन, तो लंबाई का एक मात्रक पद्धति में, कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं अपन, मान लीजिए MKS पद्धति की बात कर रहे हैं, तो उसका मात्रक जो मीटर होगा उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U1 से, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि अपन ले रख सकते हैं और किसी भी मात्रक पद्धति के अंदर उसकी अपन बात कर सकते हैं। तो उसका मात्रक जो है वो U1 है, और उसका परिमाण यानी संख्यात्मक वैल्यू कितनी है, N1 है। तो अभी आपने पढ़ा है कि संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का जो गुणनफल है वो एक कांस्टेंट के तुल्य होगा। तो यहाँ पे हमने N1 इंटू U1, N1 पहली मात्रक पद्धति का मात्रक है, U1 जो है वो मात्रक है, और N1 है वो उसका संख्यात्मक मान है, और दोनों का गुणनफल है वो एक कांस्टेंट आएगा। अब उसी भौतिक राशि को इसी प्रकार दूसरी मात्रक पद्धति में, वो जो भौतिक राशि है उसको अब आप एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना चाहते हैं। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं, तो जो मात्रक मीटर के स्थान पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, U2 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि सर 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसका जो परिमाण है, जो N1 का मतलब 1 मीटर में 1 आएगा ना, तो सेंटीमीटर में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट होगा। और आप जानते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने पर उनका जो गुणनफल है, उस भौतिक राशि की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट साइड है वो Q के बराबर है, समीकरण नंबर 2 का लेफ्ट साइड है वो भी Q के बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की जब आप तुलना करेंगे तो इनका जो राइट हैंड साइड होगा N1 U1 बराबर N2 U2। बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है,
इसी के आधार पर अपन आगे चल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो को स्क्रीन को पॉज करके आप इन नोट्स को लिख सकते हैं, और यदि आप ये नोट्स नहीं लिखना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स के हमारे द्वारा हाथ से लिखे हुए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान भाषा में नोट्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। वो नोट्स आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जा कर के आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आप लोगों को, नोट्स की PDF है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन आता है N1U1 दैट इज इक्वल्स टू N2U2, और ये समीकरण नंबर हो गया अपना 3। यदि पहली पद्धति में मान लीजिए पहली मात्रक पद्धति है, उसका जो मात्रक U1 है उसकी विमा आप क्या लिखेंगे? विमा लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। 1 लगाया मैंने, 1 का मतलब है पहली मात्रक पद्धति की बात चल रही है। जैसे द्रव्यमान है वो किलोग्राम में हो जाएगा, अगर m के s में है, लंबाई है वो मीटर में हो जाएगी, टाइम है वो सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे a, b, c जो हैं वो इनकी विमाएं हैं, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने विमाओं की विशेषताओं में पढ़ा था कि चाहे आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि को बदल रहे हों, बट विमाएं हर मात्रक पद्धति में समान रहती हैं। केवल उनका संख्यात्मक मान चेंज हो जाएगा, बट विमाएं हमेशा समान रहती है। तो जब आप इस भौतिक राशि को मात्रक पहला U1 है, जब आप इसे दूसरी पद्धति में बदलेंगे तो इसका मात्रक U2 हो जाएगा, लेकिन इनकी जो घातें हैं, इनकी जो विमाएं हैं वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पे मीटर मास की बात कर रहे हैं, तो मास इसमें मान लीजिए किलोग्राम है, ये MKS पद्धति मान करके चल लेते हैं, और इसको हम CGS पद्धति कह देते हैं। तो यहाँ पे मास किलोग्राम में होगा तो यहाँ पे मास ग्राम में हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई मीटर में है तो यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगी, और यहाँ पे टाइम सेकंड में है तो यहाँ पर भी टाइम सेकंड में रहेगा, बट विमाएं सेम रहने वाली हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में अपन इनके जो U1 हैं, इनके जो मात्रक हैं, इन मात्रकों के स्थान पर अपन इनकी विमाएं या विमीय सूत्र रिप्लेस कर देते हैं। चलिए क्या होता है, तो N1U1 बराबर N2U2 में N1 तो सेम रहेगा, और पहली मात्रक पद्धति में इसका विमीय सूत्र क्या होगा? M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C लिख दिया, बराबर में N2 आया। दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर इसका जो विमीय सूत्र है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों का गुणनफल समीकरण नंबर 3 कहती है कि बराबर रहने वाला है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो यही फॉर्मेट रहना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब अपन फाइनल सिचुएशन में जाने वाले हैं। आपको जिस मात्रक पद्धति के अंदर वैल्यू रखनी है, मान लीजिए MKS के अंदर आपको मान दे रखा है और आप CGS के अंदर बदलना चाहते हैं, CGS में आपको आंसर चाहिए, तो ये जो MKS वाली वैल्यू है उसको आपको CGS में कन्वर्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे N2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो विमीय सूत्र है इसको मैं दूसरी तरफ डिवाइड में भेज दूंगा, ठीक है। डिवाइड में जब आप भेजेंगे तो M1 की पावर A है, M2 की पावर भी A है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके पावर A लिख देंगे। L1 की पावर B है, L2 की पावर B है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे। यहाँ पे M1 अंश में है और M2 जो है वो हर में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो इक्वेशन आनी है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को इस बात को समझना है, फील करना है। जब आप इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये चीज़ है वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। मैं दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने चाहिए। तो हम विमाओं का पहला प्रयोग पढ़ रहे हैं, पहला उपयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर वैल्यू को चेंज करना सीख रहे हैं। एक अपन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए देखें। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान। कक्षा 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सर गुरुत्वीय त्वरण G होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो 9.8, और मात्र क्या लिखते थे आप, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, गुरुत्वीय त्वरण G का मान MKS पद्धति में 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, कौन सी पद्धति में, MKS में। सवाल कह रहा है कि विमीय विधि का उपयोग कीजिए और इसका जो मान है वो आपको CGS पद्धति में ज्ञात करना है।
यानी एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दे रखा है, सीजीएस पद्धति में आपको बदलना है और किसका उपयोग करके करना है, किसका उपयोग करके करना है, विमीय विधि का उपयोग करके करना है। तो पहले जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, आप 11th क्लास में अभी इंटर होके आए हैं, प्रवेशित हुए हैं और ये आप पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप उसके न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख जाते हैं, तब आप कंफर्म या दावे के साथ कह सकते हैं कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगर आप केवल थ्योरेटिकल रूप से उस टॉपिक को समझते हैं तो मान करके चलिए कि आपका वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब तक आप उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने में सक्षम नहीं हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी। बताइए त्वरण की विमा क्या होती है। सर त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, द्रव्यमान तो इसमें है ही नहीं, तो m की पावर 0, लंबाई की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है ना, और बटा में सेकंड है, तो सेकंड को अपन टाइम कहेंगे और टाइम की पावर -2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है। देखिए किसी भी भौतिक राशि को जब आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट करेंगे, दैट टाइम आपको उसकी विमा याद होना, निकालना आना चाहिए। जब तक विमा नहीं आएगी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। और अभी आपने पढ़ा है कि सर जब हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जब अपन कन्वर्ट करेंगे, दैट टाइम आप हमेशा क्या करेंगे, m की पावर a लेंगे, l की पावर b लेंगे और t की पावर c लेंगे। तो यहाँ पे m, l और t की जो घातांक दे रखी है उनके साथ तुलना कर लीजिए। तुलना कर लीजिए तो a की पावर 0 आ गई, b की पावर जो लंबाई की घात b है उसकी जगह वैल्यू 1 आ गई और c की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। क्लियर है। तो आप बहुत अच्छे से a, b, c की वैल्यू लिख लीजिए। इसके बाद में हमें एक मात्रक पद्धति में वैल्यू दे रखी है। कौन सी मात्रक पद्धति में इसकी वैल्यू दे रखी है? सर एमकेएस में हमें वैल्यू दे रखी है n1 का जो संख्यात्मक मान है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो संख्यात्मक मान है वो हमें 9.8 दे रखा है। तो 9.8 जो वैल्यू दे रखी है वो तो अपन यहाँ रखेंगे और जो वैल्यू ज्ञात करनी है उसके गुणनफल में जो उसका विमीय सूत्र था वो हम बट्टा में लेकर के जाएंगे। तो m के बट्टा में m आ जाएगा, l के बट्टा में l आ जाएगा और t के बट्टा में t आ जाएगा। ऊपर इनकी अपन घातें क्या लिखते हैं, a b c लिखते हैं। और सर हमें a b c की वैल्यू तो पता चल गई, कहाँ से? गुरुत्वीय त्वरण की विमा जब हमने पढ़ी थी और आदर्श फॉर्मूले के साथ जब हमने तुलना करी तो a b c की वैल्यू पता चल गई। तो ये जो a b c की वैल्यू तुम्हें पता चली है वो इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। चलिए रख लेते हैं सर, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी सी की जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमें तो n2 का मान चाहिए ना सीजीएस पद्धति में, तो n1 की वैल्यू रख दी। ये m1 क्या है? m1 तो सर n1 के गुणनफल वाला ही वैल्यू है, आपने n1 इंटू u1 लिखा था। तो ये एमकेएस पद्धति की वैल्यू है, तो यहाँ पे एमकेएस पद्धति का ही मात्रक आएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखते हैं एमकेएस में? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं? मीटर। और समय का मात्रक क्या लिखते हैं? सेकेंड। दूसरा आपको n2 u2 की वैल्यू करनी है और n2 क्या है? n2 सीजीएस पद्धति का संख्यात्मक मान है। और सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होगा? सीजीएस पद्धति का मात्रक सर द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान को तो हम ग्राम से लिखेंगे, लंबाई की बात करेंगे तो सर लंबाई को सेंटीमीटर से लिखेंगे और टाइम को अपन सेकंड से लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको वैल्यू जो है वो कौन सी पद्धति से कौन सी पद्धति में चाहिए? सर हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो सीजीएस पद्धति में चाहिए। तो अगर सीजीएस पद्धति में चाहिए तो ये जो एमकेएस पद्धति की वैल्यू है इनको सीजीएस में कन्वर्ट करो यार, बदलो। तो 1 किलोग्राम को जब आप ग्राम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? सर 1000। मीटर जो होता है 1 मीटर, उसको जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा? सर 100 सेंटीमीटर आएगा। और सेकंड तो दोनों में ही सेम दे रखी है। क्लियर है। यहाँ पे 9.8 की वैल्यू को 9.8 लिख देंगे और यहाँ पर सर हमारे पास ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया और 1000 रह गया। और 1000 की घात कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू 0 आएगी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू 1000 आएगी और कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी वैल्यू 1 आएगी। मैं आप लोगों को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, किसी भी भौतिक राशि की घात जब 0 हो, चाहे x की घात 0 हो,
चाहे 50 की घात 0 हो, चाहे 99 की घात 0 हो, किसी भी वैल्यू की घात जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है, ये तथ्य क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका अर्थ 1 होता है। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है ना। तो 1000 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू सर 1 हो गई। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू 100 रह गई, और 100 की पावर 1 है तो 100 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 100 होता है। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो यहाँ पे 1 रह गया, और 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 999 कर दो और चाहे 1 की पावर -999 कर दो, 1 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहां पर ये वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 9.8 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा। और मात्रक क्या लगेगा? मात्रक क्या था? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर था ना, तो मीटर की जगह तो आ गया आपके पास सेंटीमीटर, और यहां पे आ गया सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, सीजीएस पद्धति में वो जो वैल्यू है वो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो जूल जो है वो आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जूल है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है? अच्छा मेरे को आप ये बता दो, आप ये बता सकते हैं कि मीटर लंबा होता है या 1 सेंटीमीटर लंबा होता है? 1 मीटर लंबा होता है या 1 सेंटीमीटर लंबा होता है? अब आप कहेंगे कि सर 1 मीटर ही लंबा होता है। अच्छा कैसे पता चला आपको? सर ये तो हमने बहुत पुरानी कक्षाओं में सीखा है, छोटी कक्षाओं में सीखा है। तो सिमिलरली जब आप 11वीं कक्षा को पूरा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो 1000 जगह ये आएगा कि जूल जो है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है और अर्ग जो है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जूल जो है वो आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक है और उसके पास जो अर्ग है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो आपको क्या करना है? सर एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना है। और किसकी भौतिक राशि क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, तो आंसर में अपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहानी लिखी है कि ऊर्जा का मात्रक जूल एमकेएस पद्धति में होता है और अर्ग सीजीएस पद्धति में होता है। अतः मात्रक को एमकेएस से सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करना है। ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ये सर ऊर्जा का विमीय सूत्र आपने तो कहा था कि हमें याद ही नहीं करना। तो सर यहाँ पे तो पहली बार में ही ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया। बेटा जब आप 11वीं क्लास पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में ही तो आप कोई एग्जाम देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पहला चैप्टर पढ़ने के बाद में ही आप एग्जाम दे देंगे। तो देखिए अगर आपके जो स्कूल के टीचर हैं अगर वो बहुत समझदार हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि बेटा आपको ऊर्जा की विमा है वो पहले पाठ में ही रटनी होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को केवल तरीका बताना चाह रहा हूँ। जब आप 11वीं कक्षा पार करेंगे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एनर्जी ऊर्जा की जो विमा है वो 1 सेकंड में आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जोर डालना है, केवल समझना है, पढ़ना है। जब आप 11वीं क्लास पार कर लेंगे तो ऊर्जा की जो विमा है वो आप सीख पाएंगे। तो ऊर्जा की विमा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ M1 L2 और T-2। अगर आप हमारे चैनल पे 11th क्लास की पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि एक भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया हो। अब बेटा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो M1 L2 T-2 ये विमीय सूत्र हमें पता हो जाएगा, हम लिख लेंगे। अब तुलना कर लो यार, A B C के साथ तुलना कर लो। तो A की वैल्यू सर M की वैल्यू को A कहते हैं, L की वैल्यू को B कहते हैं और T की वैल्यू को C कहते हैं। तो A B C की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद में एमकेएस पद्धति के बाद में अपन इनका सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे अभी अपने को इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने इस फॉर्मूले में आ जाइए। इस फॉर्मूले में आ जाइए N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C।
ये ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, एमकेएस पद्धति की है, नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, सीजीएस पद्धति की। सर आपको कैसे पता चला कि ऊपर एमकेएस है नीचे सीजीएस है? अरे बेटा आपको सीजीएस पद्धति का मात्रक ही तो, इसका संख्यात्मक मान ही तो पता करना है, तो इसके साथ में जो विमीय सूत्र था वही तो डिवाइड में आएगा, और इसके साथ में जो विमीय सूत्र जो अंश में है वो वही तो है जो तुम्हें दे रखा है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई n1u1 बराबर n2u2, आपको जिस मात्रक पद्धति का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है उसके साथ वाले विमीय सूत्र को ही तो आप डिवाइड में भेजेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर n2 बराबर n1 वैल्यू रखेंगे। ऊपर आपके पास एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किलोग्राम कहते हैं, लंबाई को मीटर कहते हैं, टाइम को सेकंड कहते हैं। सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड कहते हैं। ऊपर हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। अब आपको वैल्यू किस में चाहिए? सर हमें तो वैल्यू सीजीएस में चाहिए, तो ये जो 1 किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लो। तो सर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, और 1000 की वैल्यू को आप 10 की घात 3 लिखते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, बट्टा में 1 ग्राम आ गया। इसी तरह से 1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में क्या लिखते हैं? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, और 100 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2 लिख देंगे। सेंटीमीटर हो गया, बटा में सेंटीमीटर, टाइम का फैक्टर तो आप लोगों को पता चल गया ना, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ये तो 1 रह जाएगा, इसलिए इसकी घात के बारे में तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल में पहुंचते ही आप लोगों का इतना लेवल हो गया कि आपने टाइम के फॉर्मेट को कैलकुलेट करने के लिए इतना सॉल्व कर दिया, क्योंकि सर दोनों ही मात्रकों में टाइम सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी, और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है। ठीक है, तो यहां पे अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। 10 की घात 3 और उसकी घात 1, तो ये 10 की घात 3 रह जाएगा। यहां पे 10 की घात 2 है और उसके ऊपर अगेन घात 2 लगी हुई है, तो 10 की घात क्या बन जाएगा? 4, और यहां पे 1 है। अब आधार अगर एक जैसे हैं और संख्याएं गुणनफल में हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छी जगह से पढ़ी होगी तो निसंदेह है बीजगणित का ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को आना चाहिए। आधार समान हो, संख्याएं गुणनफल में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू 10 की पावर 7 हो जाएगी। और जो जूल होता है उसको हम सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब याद रखना पड़ेगा, मान लीजिए किसी सवाल के अंदर आ गया कि 1 जूल का मान अर्ग में कितना होता है, तो बेटा आप ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठेंगे, है ना? इसको पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठेंगे, तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे कि साहब 1 जूल का मतलब 10 की पावर 7 अर्ग होता है। चैप्टर के एंड में जो आप लोगों के आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उनको जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आप लोगों को एक साथ सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन एक अच्छे विज्ञान के विद्यार्थी के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल बुक में दे रखी हैं वो आपको सॉल्व करनी चाहिए, और चैप्टर के पीछे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो भी आप लोगों को सेम टाइम ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही आप एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे सर इनको तो मैं बहुत ईजीली सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं विमाओं के दूसरे उपयोग के अंदर, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन विमाओं को हर तरीके से कंप्लीट करके छोड़ने वाले हैं। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना, आपको कोई एक फॉर्मूला दे रखा है, विमाओं का उपयोग करके आप देखेंगे कि क्या ये सूत्र सही है या नहीं है। कैसे? चलिए चर्चा करते हैं। किसी भी विमीय समीकरण के दाईं ओर स्थित राशियों की विमा, कोई एक इक्वेशन है तो उसके दाहिनी तरफ की जो विमाएं होंगी वो बाईं ओर स्थित राशियों की विमा के समान होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं राइट हैंड साइड की विमाओं के बराबर होंगी। और इसी सिद्धांत को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है तो दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा रख करके देख लेना चाहिए। यदि दोनों विमाएं समान आ गई
तो विमीय दृष्टि से सूत्र सही है। और अगर दोनों विमाएं समान नहीं आई तो अपन कह देंगे कि साहब सूत्र में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर a प्लस माइनस बी सी का स्क्वेयर प्लस माइनस डी ई एफ का अंडर रूट। तो विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या होगा, x की जो विमा होगी, देखिए यहां पे ये प्लस माइनस का जो पॉइंट है ये आपको बताएगा कि इस समीकरण के कितने भाग हैं। गुणनफल में ये बी सी जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू मानी जाएगी, ये डी ई एफ जो है वो गुणनफल में है तो ये एक ही वैल्यू मानी जाएगी। जो दीवार होगी जो इन राशियों को बांटेगी वो बीच में प्लस और माइनस का निशान होगा। आपने इसी वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि विमाएं केवल तभी जोड़ी जा सकती हैं जब वो समान हो। 5 रुपए में 50 पैसे जोड़ करके 5 और 50 55 नहीं होता है। आपको पहले 5 रुपए को पैसों में कन्वर्ट करना होगा तो 500 हो जाएगा और फिर उसके अंदर 50 पैसे जोड़ोगे तो 550 पैसे हो जाएंगे। यानी विमाओं को जोड़ने के लिए पहले विमाएं समान होनी चाहिए। इसका मतलब ए की जो विमा है वो इस बी सी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी और इसकी जो विमा है वो डी ई एफ के अंडर रूट के बराबर होनी चाहिए। अगर ये विमाएं बराबर हैं तो हम कह देंगे कि सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। उम्मीद करता हूं कि सूत्र की सत्यता की जांच करने का जो बेसिक तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा 5% भी अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो समझिए कि जब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल अपन इस टॉपिक का पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई n लंबाई की डोरी को कंपन कराने पर, ये दो दृढ़ आधार हैं और इनके बीच में तनी हुई डोरी है। ये 11th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप लगभग लास्ट के चैप्टर्स में जाकर के पढ़ने वाले हैं। तब आप लोगों को ये फील होगा कि यार कुछ तो चीज़ है इसमें, ठीक है। तो कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति निम्न सूत्र के अनुसार दी जाती है। जब आप इस डोरी को बीच में से पकड़ करके छोड़ेंगे तो ये जो डोरी है वो इस तरीके से कंपन करेगी और कंपन करेगी तो इसके साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होगी। तो वो जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी, अब आप 11वीं क्लास के अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे कि सर आवृत्ति क्या होती है, हम तो आवृत्ति जानते ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि आवृत्ति क्या होती है। तो बेटा अगेन मैं कहना चाहता हूँ ये जो चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत बाद में पढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन 11th क्लास जब आपकी पूरी होगी तो मैं आपको बताऊँगी आवृत्ति भी आपको सपने में दिखाई देगी, ठीक है। सपने में केवल वही चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत मन से चाहते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति जो है उसका निम्न सूत्र होगा, सिद्ध करना है कि ये जो आवृत्ति का सूत्र है क्या वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में तो केवल एक ही फैक्टर है, क्योंकि प्लस और माइनस का निशान तो कहीं लगा हुआ नहीं है, इसलिए पूरी संख्या को केवल एक ही संख्या माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एम जी डोरी का तनाव है, स्मॉल एम क्या है, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। स्मॉल एम क्या दे रखा है आपको, डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये जो डोरी है इसका पूरा द्रव्यमान निकाल लिया, कैपिटल एम आ गया, इसमें लंबाई का भाग लगा दिया तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ गया जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए भाई साहब अभी क्लियर कर लेते हैं, सूत्र को अच्छे से लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड की हम विमा निकाल लेंगे, अभी निकालते हैं। राइट हैंड साइड की विमा निकाल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अगर विमाएं बराबर आ गई तो सूत्र सही है और विमाएं बराबर नहीं आई तो भाई साहब सूत्र गलत है, सीधी सीधी बात है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति की विमा क्या होती है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सूत्र का जो बायां पक्ष है जिसे हमने आवृत्ति कहा था, तो आवृत्ति की विमा लिखनी है। अब आप कहेंगे कि सर हमें आवृत्ति तो पता ही नहीं है। बेटा जी ये जो कोई भी एक वस्तु जो अपनी माध्य अवस्था के चारों तरफ गति कर रही है तो 1 सेकंड के अंदर ये कितने चक्कर लगाती है, 1 सेकंड के अंदर ये कितने राउंड कंप्लीट करती है, वो जो चक्करों की संख्या है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। और इसका सूत्र होता है 1/आवर्तकाल।
आवृत्ति जो होती है वो होती है 1/, आवर्तकाल। अब आप कहेंगे कि सर आवर्तकाल क्या लफड़ा है, आवर्तकाल कौन सी बीमारी है? आवर्तकाल का मतलब होता है किसी भी वस्तु के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। मान लीजिए कोई घड़ी है, उस घड़ी में ये सेकंड की सुई है, ये सेकंड की सुई जब एक राउंड पूरा करके आएगी तो ये जितना टाइम लेगी वो इसका आवर्तकाल हो जाएगा। मिनट की सुई है, वो एक राउंड पूरा करके आएगी तो वो जो इसका समय होगा, एक राउंड पूरा करने में जो समय लिया जाएगा वो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। और इसी तरह से घंटे की सुई का। तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो सेकंड की सुई है उसका आवर्तकाल कितना होता है, मिनट की सुई है उसका आवर्तकाल कितना होता है, और जो घंटे की सुई है उसका आवर्तकाल कितना होता है। तो जितना भी आवर्तकाल होता है उससे जब अपन 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 आवर्तकाल लिख देंगे, तो 1 आवर्तकाल क्या है? सर आवर्तकाल तो एक तरह का समय है, तो 1/, समय जब लिखेंगे तो t की घात -1 हो जाएगी। केवल थोड़ा सा 5% सीखना आप लोगों को, बाकी सारा जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे आपको तैयार होता जाएगा। तो आवृत्ति की जो विमा हो जाएगी वो m0 L0 t की पावर -1। ठीक है, अब अपन दायां पक्ष ले लेते हैं और दाएं पक्ष का जो सूत्र है उसको तैयार करते हैं। सबसे पहले स्मॉल m की चर्चा करो। स्मॉल m क्या है? सर स्मॉल m है टोटल द्रव्यमान बट्टा लंबाई, क्योंकि स्मॉल m को क्या कहा था आपने? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो जितनी लंबाई है उसका जब आप टोटल द्रव्यमान में भाग लगा देंगे तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा। अरे जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 पेन हैं और उन 5 पेनों का टोटल मूल्य 50 रुपये है, तो भाई साहब एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो सर एक पेन का मूल्य निकालने के लिए 5 का भाग लगा देंगे। जैसे 5 मीटर लंबी कोई रस्सी है, उसका टोटल वजन मेरे पास 100 ग्राम है, तो अगर उस रस्सी का मैं 1 मीटर का टुकड़ा काटूं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? सर 5 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी टोटल द्रव्यमान बटा टोटल लंबाई। ठीक है, तो इसको अपन m1 बटा में L1 और ऊपर जाएगा तो L-1 लिख सकते हैं। किसको? स्मॉल m को। ठीक है, तो स्मॉल m की कहानी आ गई। आगे चल लेते हैं, अब अपन सूत्र लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? 1/2L। तो 1/2L में 1 और जो 2 है वो तो विमाहीन राशियां हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हैं, ये तो अचर वैल्यू हैं, इनका मान तो कभी चेंज नहीं होता, तो इनकी कोई विमाएं नहीं होती हैं। सबसे पहले आती है स्मॉल l, लंबाई, तो लंबाई की विमा L1 लिख दी। उसके बाद में आता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा हमने m लिख दी। और उसके बाद में है g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है सर मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और मीटर की विमा होगी L1 और बटा में सेकंड है ऊपर जाएगा तो t-2, और बटा में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो सर m से तो ये m काट देगा, और ये l की पावर -1 है, ये जब ऊपर जाएगी, l की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? ये 1/2L तो बाहर है, पड़ा रहने दो, m ने m को काट ही दिया। l की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो l की पावर 2 बन जाएगी, और t की पावर ऑलरेडी -2 है आपके पास, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। अब आप अंडर रूट को भगाओ यहाँ से, तो जब ये अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? सर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। तो ये 1/2 की पावर इसके साथ भी आएगी और ये इसके साथ भी आएगी, तो L की पावर 1 बना देगी, और t की पावर माइनस में है तो -1 रह जाएगी। मैथमेटिक्स है बेटा, फिजिक्स नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका मतलब आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है वो कमज़ोर रही हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे। तो 1/2L लिख दिया, अंडर रूट हटाएंगे तो L की पावर 1 बचेगी, t की पावर -1 बचेगी। अब सोल्व कर लो, इस L ने इस L को हटा दिया, यहाँ से काट दिया। 1/2 है, 1/2 का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 तो विमाहीन है, और अपन तो केवल विमाओं की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं, तो आपके पास केवल t की पावर -1 बचेगी। तो जब t की पावर -1 है तो m कितना है? m तो है ही नहीं, तो 0 लगा देंगे। लंबाई है क्या इसमें? सर लंबाई नहीं है, तो लंबाई भी 0 लगा देंगे। हाँ, t की पावर -1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है?
लेफ्ट हैंड साइड में भी ये है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, डेफिनेटली इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो सूत्र आप लोगों को दिया गया था आवृत्ति का, वो आपका 100% सही है। एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ते हैं। यहाँ पर 1/2 जो है वो एक शुद्ध संख्या है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं है। और इसी प्रकार से समीकरण 1 से स्पष्ट है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, इसलिए जो सूत्र आप लोगों को दिया गया है वो ठीक है, सही है। ठीक है, अब अपन इसका एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। समझ लीजिए, रिजल्ट जो है उसको अपन याद कर लेंगे। लाप्लास ने वायु में ध्वनि के वेग के लिए सूत्र दिया। लाप्लास नाम का एक वैज्ञानिक है, ये भी आप लोगों की 11th क्लास की फिजिक्स का बड़ा टॉपिक है। जब आप लगभग अंतिम चैप्टर्स में पहुंचेंगे तब आप लाप्लास का नाम सुनेंगे। लाप्लास नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने वायु में जो ध्वनि की तरंगें होती हैं उनके वेग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था, L बराबर √ गामा P अपॉन D प्राप्त किया था। V क्या है? ध्वनि का वेग है। P क्या है? वायुमंडलीय दाब है। D क्या है? घनत्व। गामा क्या है? एक शुद्ध अनुपात है, एक शुद्ध संख्या है। अनुपात का मतलब ये विमाहीन राशि होगी। इस सूत्र की यथार्थता की जांच कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेग है, राइट हैंड साइड में ये फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालेंगे, राइट हैंड साइड की विमा निकालेंगे। अगर दोनों विमाएं सेम हो गई तो सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सूत्र के बाएं पक्ष में स्थित राशि v की विमा क्या होगी? सर वेग की विमा मीटर/सेकंड सूत्र होता है, L1t-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर m तो नहीं लिखा, m की पावर 0 है इसलिए इसको नहीं लिखा। ठीक है, तथा दाएं पक्ष में स्थित राशियों में गामा जो है वो एक शुद्ध अनुपात है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था विमाओं की विशेषताओं में कि अनुपात की जो संख्याएं होती हैं उनकी कोई विमा नहीं होती हैं, क्योंकि विमा अंश में भी वही राशि, हर में भी वही राशि, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। अतः गामा एक विमाहीन राशि है। बाकी की जो राशियां हैं उनकी विमा ले लीजिए। दाब की विमा आप लोगों को याद हो जाएगी अच्छे तरीके से। अभी आपको केवल थोड़ा सा याद करने का, सीखने का प्रयास करना है। जो भी शिक्षक यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपके जो टीचर्स हैं, तो प्लीज़ आप उनसे कह सकते हैं कि सर दाब की विमा हमें अभी अगर याद करनी है तो रटनी पड़ेगी, और अगर आप 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद में अगर आप दाब की विमा लिखेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, तो सर अगर पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में अगर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत डालिए। इसके बाद में घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व की विमा भी आप लोगों को अभी के लिए पढ़ लेनी है। चलिए सूत्र में रखते हैं। तो सूत्र की जब अपन बात करेंगे तो दाएं पक्ष की विमाओं में आपके पास क्या था? गामा था। गामा तो हट ही गया, P है और D है और ऊपर √ है। तो अंश में P की विमा, दाब की विमा लिख दीजिए, बटा में घनत्व की विमा लिख दीजिए। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। m ने m को काट दिया, L की पावर -3 ऊपर L की पावर -1, L की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और L की पावर -1 पहले से है तो L की पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा, और T की पावर क्या बचेगा? -2 बचेगा। इन दोनों को जब आप रूट सोल्व करेंगे तो L1t की पावर -1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था? लेफ्ट साइड में अपने पास वेग की विमा थी, L1t-1 आया था। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं, और ये जो अपना फॉर्मूला है वो सही हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा ये पढ़ लिया कि विमाओं के द्वारा किस तरह से किसी भौतिक राशि का जो सूत्र होता है उसकी सत्यता की अपन जांच कर सकते हैं। अब इसका एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है बीच में संबंध स्थापित करना। यानी एक भौतिक राशि है वो दूसरी भौतिक राशि के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, विमीय विधियों के द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करनी। जैसे मान लीजिए बल है, तो बल का फॉर्मूला होता है F = ma। तो बल का जो मान है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है और त्वरण के समानुपाती होता है। आप लोगों ने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस विमीय विधि का उपयोग करके अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के वर्ग के समानुपाती होता है।
तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि विमाओं के द्वारा आप विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में किस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं उनके बीच में। विमीय समांगता के नियम का उपयोग करते हुए विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न किया जा सकता है। विमीय समांगता का क्या सिद्धांत होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि यह ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि ये भौतिक राशि है वो कौन कौन सी राशियों के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो एक ऐसा समीकरण लिखा जा सकता है जो इन राशियों के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्राप्त संबंध के बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा से तुलना करेंगे और वांछित सूत्र है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बनाएंगे, राइट हैंड साइड की विमा बनाएंगे, जब दोनों की विमाओं के बराबर होने की तुलना करेंगे तो अपने पास इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये जो उदाहरण है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं और उस समय आप लोगों के पास इनको डिराइव करने का, डेरिवेशन निकालने का समय नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, स्टोक्स ने यह ज्ञात किया। अब आप कहेंगे कि सर स्टोक्स कौन था, तो स्टोक्स का जो नियम है वो आपके 11th क्लास की फिजिक्स के 12वें चैप्टर में आएगा। जब आप तरल पदार्थों की गति का अध्ययन करेंगे तो आप स्टोक्स का नियम पढ़ने वाले हैं। स्टोक्स क्या कहता है, ज्ञात किया कि यदि किसी पदार्थ की एक छोटी गेंद को, मान लीजिए लोहे की कोई एक छोटी गेंद है, उसको शान माध्यम में गिरने दिया जाए, जैसे मान लीजिए तरल पदार्थ जल है, उसके अंदर लोहे की गेंद को गिरने दिया जाए, तो उस गेंद का माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासिता बल का मान, यानी उस गेंद के ऊपर जो विस्कासिता बल लगेगा उस बल का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर, गेंद की त्रिज्या पर, किसका मान, बल का मान। यानी एक तरफ आपके पास एक भौतिक राशि बल होगी और वो जो बल है वो गेंद की त्रिज्या के ऊपर, विस्कासिता गुणांक के ऊपर, गेंद का वेग कितना है, v कितना है, इन 3 राशियों के ऊपर डिपेंड करता है उस वस्तु पर, उस गेंद पर लगने वाला बल। तो इनके बीच में बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। विमीय विधि के द्वारा अपन सूत्र को निर्माण करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्योंकि बल F का मान त्रिज्या r के ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि r के समानुपाती हो, r के व्युत्क्रमानुपाती हो, r के वर्ग के समानुपाती हो। कहने का मतलब r की जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, तो अपन r की पावर को x मान लेते हैं। तो बल जो है वो त्रिज्या की घात x के समानुपाती है। विस्कासिता गुणांक जो होता है उसको अपन ईटा से लिखते हैं। देखिए ये जो n लिखा है इसको अपन ईटा कहते हैं और कई किताबों में इसे नीटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो विस्कासिता गुणांक है इसकी पावर y मान लेते हैं और अगले ने कह रखा है कि वेग पर भी निर्भर करता है, तो वेग की पावर को हम z लिख लेते हैं। ठीक है, समानुपाती का जब आप स्थिरांक हटाएंगे तो कोई ना कोई ये कांस्टेंट लगेगा, तो ये जो कांस्टेंट है उसको हम यहाँ पे k लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा लिखेंगे। तो बाएं पक्ष की विमा, बाईं तरफ कौन है, बल है, तो बल की विमा m1 L1 T-2 होती है। अब अपन दाएं पक्ष की विमाएं भी लिख लेते हैं। तो दाएं पक्ष की विमाओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास त्रिज्या है। त्रिज्या तो सिर्फ लंबाई को प्रदर्शित करती है, तो त्रिज्या की जो विमा होगी वो L1 होगी और उसके ऊपर घात कितनी लगी पड़ी है, x लगी पड़ी है। उसके बाद में विस्कासिता गुणांक, और विस्कासिता गुणांक की विमा है वो भी जब आप 12वां चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आपको विस्कासिता गुणांक की विमा है वो पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन जब 12वां पाठ आप लोग पढ़ने जाएंगे, 12वें पाठ को अच्छी तरह से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। विस्कासिता गुणांक की विमा आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो यहाँ पर विस्कासिता गुणांक की विमा अपन लिखेंगे और उसकी पावर y लिख लेंगे। अंत में क्या है, वेग की पावर z, तो वेग की विमा लिख लिया, उसकी पावर z लिख लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करना आप लोगों को आता होगा कि सर l की पावर x है,
इसके बाद में ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी पावर y है, तो हर एक की पावर को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, l की पावर x को लिख दिया मैंने, l की पावर x, l की पावर यहाँ पे -1 है और वो जब y से मल्टीप्लाई होगा, देखिए l की पावर x को आपने l की पावर x लिख दिया, यहाँ पे l की पावर -1 है, ये जब y से गुणा होगा तो l की पावर -y हो जाएगा, वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे l की पावर 1 है और वो जब z से मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर प्लस में z हो जाएगा, क्योंकि आधार जब एक समान हो और संख्याएं गुणनफल में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये तो आपके पास l की टोटल पावर आ जाएगी। अब m कहाँ आया है, सर m तो सिर्फ इसमें एक ही है और इसकी पावर y है, तो m को अपन लिख देंगे m की पावर y। अब l की कहानी हो गई, m की हो गई, कौन बच गया, t बच गया, t की पावर -1, ऊपर लगा हुआ है y, तो t की पावर -y, और यहाँ पे t की पावर -1, ऊपर पावर z लगी हुई है तो -z हो जाएगी, तो ये विमा हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या थी, m1 l1 t-2। और आप जानते हैं कि सूत्र केवल तभी सही हो सकता है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमाएं इक्वल होंगी। तो अब अपने को क्या करना है, इनके घातांकों की तुलना कर लेनी है, घातों की तुलना कर लेनी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहां से अपन क्या करेंगे, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, बाईं तरफ बल है m1 l1 t-2, दाहिनी तरफ की जो विमा है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो अपने को क्या करना है, इनकी तुलना कर लेनी है। तो y की पावर m की पावर y और m की पावर 1, इसका मतलब y की वैल्यू 1। सिंपल मैथमेटिक्स फिजिक्स का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को ये मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तभी आप लोगों को साइंस लेनी चाहिए। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन कमज़ोर है तो बेटा आप लोगों को फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मैं आप सबसे हिदायत देना चाहूँगा कि जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है या फिर अपने आप के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ही आप प्लीज़ फिजिक्स पढ़ें। तो l की पावर क्या है, x - y + z, तो x - y + z l की पावर, और इधर l की पावर क्या है, 1 है। दोनों की तुलना कर दो, एक दूसरे के बराबर रख दो। t की पावर कितनी है, -y - z, और इधर कितनी है, -2, तो -y - z बराबर -2, ये माइनस सबको कैंसिल कर देगा, तो y + z बराबर 2 बचेगा, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो। जब आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएंगे, जो आप लोगों के पास रिजल्ट आएंगे, किसका किसका मान, x का मान, y का मान और z का मान चाहिए। तो x का मान आपके पास, y का मान तो सबसे पहले आ चुका है। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा 1 और उसके बाद में आपके पास z का मान आ जाएगा 1। ये मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, इन तीनों इक्वेशन का उपयोग करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि 3 चर राशियां आपके पास हैं और उन 3 चर राशियों की वैल्यू निकालनी है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। ये तीनों इक्वेशन आपके सामने रखी हुई हैं, इन तीनों का उपयोग करके x y z की आप वैल्यूज़ निकालेंगे। और जब आपके पास x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने क्या लिखा था कि बल जो है, समानुपाती का निशान हटाया था तो कांस्टेंट क्या आया था, r की पावर x लिखी थी, x का मान 1 आ गया, इसका मतलब r की घात 1 के समानुपाती। इसके बाद में विस्कासिता गुणांक की पावर आपने y लिखी थी, y की वैल्यू भी आपके पास 1 आ चुकी है तो वो लिख देंगे। और वेग की वैल्यू z लिखी थी, z का मान भी 1 आ गया। अब पावर जो 1 होती है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में जब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया और आप जब इस प्रयोग को हज़ारों बार रिपीट करेंगे तो आपके पास ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू भी निकल करके आती है। प्रयोगों के द्वारा गोलाकार गेंद के लिए k का जो मान है वो 6 पाई प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके पास विस्कासिता बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 पाई त्रिज्या विस्कासिता गुणांक और वेग 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, ये रिलेशन आपके पास प्राप्त होता है। इस रिलेशन को आप जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे ये आपको अच्छी तरह से अपने आप याद हो जाएगा, स्वतः याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन आज के इस चैप्टर को, इस टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। छठा उदाहरण, एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल
सरल लोलक जानते हैं, एक छड़ी है, एक पेंडुलम है। आप लोगों ने देखा होगा घड़ियों के नीचे एक जो घंटी के आकार का, ये जो छड़ के आकार की आकृति होती है, जो इस तरह से अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ झूलती रहती है, उसे अपन सरल लोलक कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। इंग्लिश में इसे पेंडुलम कहा जाता है। इसका जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि अगर इस पेंडुलम को, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैं यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ ले जा करके मैंने इसको छोड़ा, तो ये दूसरी तरफ जाएगा और यहाँ से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो जहाँ से छोड़ा गया था वहाँ पर जब ये वापस आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा करेगा, और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय होगा, आप जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो घड़ी में टाइम देखना शुरू कर देंगे, ये दूसरी तरफ जाएगा और वहाँ से लौट करके वापस प्रारंभिक अवस्था में आएगा, तो आप घड़ी में टाइम देखेंगे, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है वो इसका आवर्तकाल कहलाता है। तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान m के ऊपर, लंबाई l के ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण g के ऊपर निर्भर करता है। ये बात आपको दे रखी है, तो सूत्र की स्थापना करो। चलिए सर सूत्र की स्थापना करते हैं। एक तरफ आवर्तकाल है, t लिख दिया, समानुपाती है किसके, द्रव्यमान के, घात x लगा दो, किसके, लंबाई के, घात y लगा दो, किसके, गुरुत्वीय त्वरण के, घात z लगा दो। समानुपाती स्थिरांक हटाओगे, कांस्टेंट k लगेगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। सिंपल है सर। k जो है वो एक विमाहीन राशि है, इसका कोई विमा नहीं है, केवल एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आप सबसे पहले बाईं पक्ष की यानी जो आवर्तकाल है उसकी विमा लिखो। तो सर बाएं पक्ष की जो विमा जब अपन लिखेंगे तो ये तो एक आवर्तकाल है यानी समय है, m0 l0 t1 आएगा। उसके बाद में लंबाई है तो उसमें l1 आएगा, उसके बाद में द्रव्यमान है तो उसमें m1 आएगा, और उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण है तो सर गुरुत्वीय त्वरण की विमा l1 t-1, क्योंकि वापस मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा आप लोगों को अब धीरे धीरे याद होने लग गई होगी। वापस वही तरीका है, विमीय समांगता का नियम लगाना है। विमीय समांगता का नियम क्या कहता है, बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमाएं बराबर होनी चाहिए। एक तरफ बाएं पक्ष की विमा रख दी, दूसरी तरफ पहले तो आपने लंबाई द्रव्यमान की विमा रख दी, उसके बाद में लंबाई की विमा की पावर लगा दी, उसके बाद में त्वरण की विमा की पावर लगा दी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो m की पावर x लग जाएगा, l की पावर y लग जाएगा, l की पावर z और t की पावर -2z लग जाएगा। ठीक है, t की पावर -2z। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर, इधर m की पावर x, इधर m की पावर 0, तुलना करी तो साहब x का मान 0 आ गया। l की पावर y प्लस z और इधर l की पावर 0 तो y प्लस z लिख दिया। ठीक है, और इधर t की पावर -2z और यहाँ पे t की पावर 1 तो -2z की वैल्यू आ गई 1। तो इस इक्वेशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -2 जो है वो z के गुणनफल में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटा में, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2, और ये z की वैल्यू -1/2 आप जब यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए, मैथमेटिक्स का काम है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर ये इतनी सिंपल मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है, आपको फिजिक्स लेने का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आई हैं, ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो आप अपने इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो इस फॉर्मूले में आप x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, तो सर ये जो मेरे पास द्रव्यमान था m की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। उसके बाद में सर लंबाई थी, लंबाई की वैल्यू मैंने y लिखी है तो y की पावर 1/2 आ गया, और उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण g था जिसकी पावर आपने z रखी है, जिसकी पावर -12 है, ये रख दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक्स वाई जेड की जब आप वैल्यू रखेंगे तो आवर्तकाल बराबर कांस्टेंट होगा, द्रव्यमान की घात x 0 लगा दी, लंबाई की घात आधी लगा दी, गुरुत्वीय त्वरण की घात -आधी लगा दी, m की पावर 0 का अर्थ 1 हो गया, इसको लिखने की कोई उपयोगिता नहीं है। l की पावर हाफ ऊपर लिख दिया, g की पावर -12 है, -12 अच्छा नहीं लगता तो क्या करें यार, इसको बट्टा में भेज दो, तो g की पावर को आपने बट्टा में भेज दिया। तो l के ऊपर भी अंडर रूट है, बट्टा 1/2 है, पावर 1/2 है, g के ऊपर भी पावर 1/2 है, दोनों के ऊपर पावर 1/2 है, और अंडर रूट का अर्थ होता है किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1/2।
तो जब आप यहाँ पे इस पावर 1/2 को हटा सकते हैं, क्या लगा करके, अंडर रूट लगा करके, तो आपके पास t का फॉर्मूला आ जाएगा k√L/g। और k क्या है, एक कांस्टेंट है। तो भाई साहब जब हजारों बार प्रयोग किया गया तो देखा गया कि k की जो वैल्यू है वो 2π प्राप्त होती है। तो ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला भी आप लोग अपने 11th क्लास की फिजिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास t का जो फॉर्मूला है वो 2π√L/g प्राप्त हो जाता है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g। डेरिवेशन आपने अच्छे से कर लिया है। पूरे टॉपिक्स के सबके नोट्स लिखेंगे। नोट्स आप लोगों को हम अवेलेबल करवा देंगे। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, हाथ से लिखे हुए नोट्स की आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। अंतिम टॉपिक है विमीय समीकरणों की सीमा बंधन, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ये विमाएँ जो हैं या विमीय समीकरणें जो हैं ये बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ तो कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? 11th क्लास की परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं से इस टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है। विमीय समीकरणों में भौतिक राशि के सूत्र में विद्यमान शुद्ध संख्या, आपको केवल विमाओं के द्वारा और सब चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन सूत्र की जो शुद्ध संख्या है, विमाहीन नियतांकों के बारे में, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर t बराबर 2π√L/g, तो L/g का तो पता चल गया, लेकिन यार ये जो 2π है ये 2π आएगा या 4π आएगा या 6π आएगा, ये केवल प्रयोगों से ही पता चल सकता है। विमाओं के द्वारा इसकी सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे पिछले आपने स्टोक्स के नियम में पढ़ा था कि यहाँ पे 6π आया था, तो वो जो 6π वैल्यू है वो केवल प्रयोगों के द्वारा जो रिजल्ट्स आएंगे उनके आधार पर ही लिख सकते हैं। विमाओं के द्वारा अपन इनकी वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। विमीय समीकरणों से किसी भौतिक राशि के सूत्र में विद्यमान शुद्ध संख्या या जो विमाहीन नियतांक हैं उनके बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। विमीय विश्लेषण विधि में नियतांकों का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, मान आपको पता नहीं चलेगा। नंबर 2 पे चलते हैं। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, जितनी भी आपने अभी तक राशियां पढ़ी हैं वो अधिकतम 3 राशियों पर निर्भर करती हैं। यदि 3 से अधिक राशियों के ऊपर निर्भर करती है तो उनके मध्य सूत्र या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि 3 मूल राशियां m, l और t से 3 समीकरणें ही स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव के फॉर्मूले में आपके पास h भी आएगा, हाइट, त्रिज्या भी आएगी, घनत्व भी आएगा और गुरुत्वीय त्वरण भी आएगा, लेकिन इस सूत्र का संबंध आप विमीय विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। विमीय विधि से जो संबंध या सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि 3 से अधिक राशियां उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इस विधि से उन सूत्रों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। कौन से सूत्रों को? जिनमें लघुगणक यानी लोग ले रखे हों, चर घातांकी यानी x की घात में e की घात में हो, त्रिकोणमितीय संबंध जिसमें कोस थीटा या साइन थीटा का संबंध आ जाता है, उनके फलनों का उपयोग होता है। ऐसे सूत्रों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लघुगणकीय पद हो, चर घातांकी पद हो और त्रिकोणमितीय फलन हो, ऐसे सूत्रों का संबंध प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा ना ही इनकी यथार्थता से जांच कर सकते हैं। अगर इन किसी सूत्र में ये तीनों फैक्टर आते हैं तो उसकी शुद्धता की जांच भी आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसका अंतिम जो कमजोरी है वो ये है कि इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है। विमाएं जो हैं वो इस प्रकार की जानकारी नहीं देती हैं। किस प्रकार की? कि भाई साहब दी गई राशि अदिश राशि है या सदिश राशि है। वेक्टर और स्केलर, अदिश और सदिश का कोई पता विमाओं को देख करके नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये 4 मुख्य रूप से विमाओं की कमजोरी हैं, कमियां हैं। इसके साथ ही विमाओं का जो टॉपिक है वो आपका 100% तैयार हो जाता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर विमाओं से संबंधित इनके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता। अब आप नीट के, जेईई के हजारों तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर उठा करके देख सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसके लिए आप लोगों को बेल यानी घंटी का बटन दबा करके और उसके पास में ऑल का ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है कि जिन दूर दराज के लोगों के पास फिजिक्स पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं हैं उनको हम व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप हमें हमारे उद्देश्य में सक्सेसफुल हो में अपना अमूल्य सहयोग जरूर प्रदान करें। आपको हमारा आज का कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।